नंबर्स। असाइनमेंट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और जिन बच्चों ने हमारी ऐप पे रजिस्टर किया है वो they can get this assignment on our application. चलो we will start with our first question. इस असाइनमेंट में, ये असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर एक चैप्टर से रिलेटेड दो दो तीन तीन असाइनमेंट्स होंगी जिसमें आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर होंगे प्लस आपके वो ओलंपियाड्स के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हर असाइनमेंट मिक्स है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, तो आप हर असाइनमेंट खुद करने की कोशिश कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप असाइनमेंट को पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखने के लिए आए। अगर आप पहले सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में क्या हुआ है या किस क्वेश्चन में आप कहाँ पे दिक्कत आपको आ रही है। यूजुअली होता क्या है, जब आप सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्यूशन देख चुके हो और देख के बड़ा इजी लगता है। दिक्कत तब आती है जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो आपको लगता है नहीं ये मैंने देखा तो था पर आता नहीं है। तो मेक श्योर यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन which is fill in the blanks। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था असाइनमेंट का that was root 5 कोई भी नंबर which is not a perfect square or a perfect cube वो हमेशा irrational नंबर होगा अगर वो रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर है। तो फर्स्ट is root 5 is an irrational number, 1 upon root 2 is an dash number। अब आप एक चीज ध्यान से समझना, इसको आप याद कर लो, इसको आप संभाल के रख लो अपने पास। क्या है? रैशनल इनटू इरैशनल, आंसर इज ऑलवेज इरैशनल। रैशनल प्लस इरैशनल, आंसर इज ऑलवेज इरैशनल। चाहे मल्टीप्लाई हो जाए रैशनल और इरैशनल तो भी आंसर इरैशनल आएगा, चाहे रैशनल या इरैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल आ जाए, आंसर विल ऑलवेज बी इरैशनल। रैशनल माइनस इरैशनल और इरैशनल माइनस रैशनल, आंसर हमेशा इरैशनल नंबर ही आता है। तो आपको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या होगा क्या नहीं जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब आप एनसीईआरटी के लिए कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन प्रूव इस टाइप के, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरैशनल, तो फिर दूसरा तरीका है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो डिफरेंट अप्रोच होगी व्हेन यू आर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग सब्जेक्टिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, फर्स्ट सेकंड इज 1 upon root 2, 1 is rational number, root 2 is irrational number, rational upon irrational is always an irrational number। the exponent of 2 in the prime factorization of 144 is, ऑल्दो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल आप देख सकते हैं 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे आप कर रहे थे 2 7 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई और 2 का पावर कितनी है 4। तो द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज 4, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2, तो एक्सपोनेंट ऑफ 4 इज, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज, एक्सपोनेंट होता है बेसिकली पावर ऑफ 2 इज 4। 7 root 5 is again, 7 is rational and root 5 is irrational, rational and 2 irrational is again an irrational number। 6 plus root 2 is an irrational number again। Sixth question, n dash is a series of well defined steps which gives a procedure for self solving a type of questions। ये हमने पहले ही पढ़ा था। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि अब जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। उसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, उसमें वन वर्ड बेसिकली वन लाइनर, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको एक लाइन में उसका आंसर देना है, तो इट कैन बी अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको जो भी हमने एल्गोरिदम का डेफिनेशन पढ़ा है, लेमा का डेफिनेशन पढ़ा है,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आपको सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो एल्गोरिदम जब मैंने आपको बताया था, तो एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आप फॉलो करते हैं कुछ एक रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। तो 6 का आंसर इज एल्गोरिदम। अ डैश इज अ proven statement used for proving another statement, that was lemma। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा था, वो एक स्टेटमेंट थी जो ऑलरेडी किसी ने प्रूव की हुई थी। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके HCF निकाला। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम फर्दर कुछ और सॉल्व कर रहे हैं, फर्दर कुछ और प्रूव कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दिस इज लेमा। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। LCM ऑफ 96 एंड 404 इज 96 और 404 का आपको LCM निकालना है। LCM निकालने का तरीका वैसे तो बड़ा सिंपल सा है। क्या आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 96 की, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 404 की। चलो करके देख लेते हैं। अदरवाइज ये करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आ जाएगा। 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो 96 का जो फैक्टराइजेशन बना 1, 2, 3, 4, 5, 2 raised to power 5 into 3। अब दूसरा नंबर था 404। आप ऐसे ही 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ये बन जाएगा 202, 2, 101, 101। किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। 101 अगर किसी के टेबल में नहीं आता तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 raised to power 2 into 101। अब LCM में आपको याद होगा, LCM में जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट पावर देखते हैं, ठीक है जी। और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है वो हाईएस्ट पावर देखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसमें से वो आप सारे उसमें मेंशन कर देते हैं। ये था HCF निकालने का तरीका। 2 raised to power 5, 2 raised to power 4 is 16, 2 raised to power 5 is 32, 32 into 3 into 101। ये बन गया 96 into 101। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 96 into 101, ये बन जाएगा 9696। तो दिस इज योर HCF। इसके बाद जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक है। आपको बस पता होना चाहिए हाउ यू विल फाइंड HCF एंड हाउ यू विल फाइंड LCM। हमारा मोटिव इजी क्वेश्चंस करना नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन जो हमको डिफिकल्ट लगते हैं, ये क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड अपॉन कैलकुलेशंस। इनको जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आपको आता है, you know how to find HCF and LCM, but the thing which you need to practice is calculation, कि कैसे मैं इसको इन क्वेश्चंस को गलत ना करूं। चलिए HCF of 672 120 अगेन ये क्वेश्चन आप करेंगे। पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आप ले लेंगे। पर अगर सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपके मल्टीपल चॉइस में, तो आप कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना HCF जो होता है वो हमेशा, सपोज आपको 3 नंबर्स गिवन है 6, 72 और 120। अगर इसका जो HCF होगा वो हमेशा 6 का HCF क्या हो सकता है? 6 के फैक्टर्स आप मेरे को बताएं। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6, इसके सिवाय तो कुछ नहीं हो सकते। इसका मतलब जो भी इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमेशा 6 या 6 से छोटा होगा। HCF will always be less than or equal to 6, या मैं कहूं स्मॉलेस्ट नंबर। जब भी आपको कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन होते हैं, ये आपको कुछ तरीके पता होने चाहिए जो देख के, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि क्या है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। इवन इफ यू आर सॉल्विंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, NCERT में जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, हमेशा याद रखना जो आपका HCF होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू योर स्मॉलेस्ट नंबर, हमेशा उससे छोटा या उसके बराबर होगा। चलिए जी, पहले उस नंबर के फैक्टर्स निकाल देते हैं। 1 2 3 6। पहले 6 से करके देखते हैं, क्या 72 6 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है।
इसका मतलब 72 6 से डिविजिबल है, क्या 126 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल। क्या 6 खुद 6 से डिविजिबल है? तो HCF क्या हुआ? 6। तो क्या आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी इसका HCF? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करेंगे, जब भी HCF आएगा कुछ गिवन नंबर्स का, एंड इट इज नॉट एंड अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी अगर वो आपके 2-3 नंबर में नहीं पूछा गया है तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। चलिए 156 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, बिल्कुल इसी तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 156 के प्राइम फैक्टर्स आप लिख देंगे, जो कि है 2 raised to power 2 into 3, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 raised to power 2 into 3 into 30, 2 raised to power 2 into 3 into 30। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन कहता है 35/50 इज अ डैश डेसिमल एक्सपेंशन। डैश का मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, ध्यान से देखेंगे। 35/50 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल होगा तो या तो टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा, बट इट विल बी रिपीटिंग। कैसे हमने चेक किया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? You just need to check the denominator। डिनोमिनेटर क्या है? 50। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो 2 into 25, 25 is nothing but 5 into 5। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर 2 into 5 की पावर 2। अगर आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है, या अकेला 2 है या अकेला 5 है, then your decimal expansion will be terminated। आपको याद होना चाहिए ये सब। डिनोमिनेटर is of the form, किस फॉर्म का है? 2 raised to power m into 5 raised to power n। लाइन लिखते थे where m and n are non negative integers। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या जीरो हो सकता है? जी बिल्कुल जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो बन गया, सपोज m जीरो है तो 2 की पावर 0 इज 1, तो ये बन जाएगा 5 raised to power n, मतलब तब सिर्फ 5 रहेगा। अगर n जीरो हो गया तब सिर्फ 2 रहेगा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए बड़े इजी क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। ये एक बार आप नोट कर लेंगे, ऑल्दो काफी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। चलिए नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। Your first question says given positive integers a and b। अब हम कर रहे हैं true and false। Given positive integers a and b, there exist whole numbers q and r satisfying a is equals to bq plus r is greater than equal to 0, r is less than b। हाँ जी बिल्कुल सही है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहती है। तो फर्स्ट इज ट्रू। Every composite number can be expressed as product of prime, बिल्कुल सही है। हर composite number का, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन और कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, अगली बात पढ़ते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बिल्कुल यूनिक होता है। यूनिक मतलब अगर मैं 25 की फैक्टराइजेशन कर रही हूँ एंड 25 की फैक्टराइजेशन कम्स आउट 5 into 5, 5 का स्क्वायर, तो कोई भी दुनिया में और नंबर नहीं होगा जिसकी फैक्टराइजेशन 5 raised to power 2 होगी, apart from the order in which the prime factors occur। कोई ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट वो यूनिक होती है। पहले आप 2 को पहले लिख दे, 3 को पहले लिख दे, तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल ट्रू है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन है। √2 एंड √3 आर इरेशनल नंबर्स, बिल्कुल सही, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज इफ x is equals to p upon q। ठीक है जी, x अगर p upon q है, मैं इसको लिख लेती हूँ। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स का। x is equals to p upon q, be a rational number। ठीक है, if x can be written in the form of p upon q, then it is definitely a rational number such that the prime factorization of q। अब कह रहा है कि जब आप q की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ये आ जाती है 2 की पावर n into 5 की पावर m, बिल्कुल सही। Where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates। ये तो हमको पता ही है। If we factorize the denominator and the
prime factorization of denominator comes out in this form where m and n are non-negative integers, then this number will be terminating. बिल्कुल सही है. कंसेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, बिल्कुल उन्हीं के बेसिस पे ट्रू फॉल्स है. एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1. ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अभी के लिए हम छोड़ देंगे, ये हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप में या लॉन्ग आंसर टाइप में, बिकॉज ये सब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. अगर ये नहीं तो इसके सिमिलर क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, तो थोड़ा सा लेंथी है, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं. आप इसको नोट कर सकते हैं कि 6 क्वेश्चन अभी हम स्किप कर रहे हैं. 7th क्वेश्चन पे आते हैं. द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. दो इंटीजर्स का जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट क्या होता है बेसिकली, सपोज मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रही हूं, तो जो आंसर आता है वो हमेशा इंटीजर आएगा. और इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं. द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. बिल्कुल सही है. 1/0 इज नॉट रैशनल. 1/0 क्या होगा, क्या आप 1/0 को डिफाइन कर सकते हैं? 1/0 इज नॉट रैशनल. ठीक है, रैशनल नहीं है क्योंकि 1/0 तो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं. द नंबर ऑफ इरैशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट. 15 और 18 के बीच मैं आपको कहूं राइट नंबर एनी 15 एंड 18 के बीच आपको इरैशनल नंबर्स लिखने हैं. इरैशनल नंबर का आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आपको पता है इरैशनल नंबर्स के बारे में, वो है इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ना ये टर्मिनेट करते हैं ना ये रिपीट करते हैं. कितने लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो 15 और 18 के बीच. 15.180018286754 कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो क्या कोई लिमिट होगी इनकी या नहीं होगी? नहीं होगी. तो इनफाइनाइट नंबर्स आप इसके बीच लिख सकते हो. तो इट इज ट्रू. एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर है. फ्रैक्शन 4/5 इज अ फ्रैक्शन, देन इट इज अ रैशनल नंबर. बिल्कुल सही. चलिए अब आते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे, व्हिच इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है irrational number is always non terminating non repeating. सारे फैक्ट्स हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं, सारे लर्न करने वाली चीजें हैं. अभी तक हमने जो देखी है 1 मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ये मैच द फॉलोइंग में मैक्सिमम वो चीजें हैं जो आपको पता होती है, सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. irrational number is always non terminating non repeating. बिल्कुल सही. तो A R के साथ मैच कर रहा है. रैशनल नंबर इज ऑलवेज, रैशनल नंबर हमेशा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. बी एस के साथ मैच कर रहा है. क्यूब रूट ऑफ 6 इज नॉट 6 का क्यूब रूट क्या है, इरैशनल है, तो क्या नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा. तो सी इज पी एंड 2 + √2 इज एन इरैशनल नंबर. 2 इज, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 2 इज रियल, 2 इज योर रैशनल नंबर एंड √2 इज इरैशनल. जब भी आप रैशनल प्लस इरैशनल को ऐड करते हो या माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो फाइनल आंसर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर. चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, व्हिच सेज HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. किस किस का HCF, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 2 इज द स्मॉलेस्ट. 2 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और नॉट? 4 is the smallest composite number. तो इस बात में गलती मत करना. smallest composite number 4. smallest composite number 4 किस किस का HCF, smallest composite number का and smallest prime number. and smallest prime number is 2. इनका HCF क्या होगा, क्या बताया था अभी? HCF का एक बात हमेशा याद रखना, दो नंबर का HCF हमेशा छोटे वाले नंबर के बराबर या उससे छोटा ही होगा. इसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं बनता. और सबसे मजे की बात, वो छोटे वाले नंबर के फैक्टर में से एक होगा. एक तो वो छोटे वाले नंबर के बराबर या उससे छोटा होगा, दूसरा वो छोटे वाले नंबर के फैक्टर्स में से कोई एक होगा, पक्का ये होगा. 2 के फैक्टर्स 1 and 2, 4 के फैक्टर्स 1 2 4. अब इसमें से क्या हाईएस्ट है? 2. चाहे आप इन दोनों को, क्या 1 4 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है. क्या 2 4 को डिवाइड करता है? करता है. पर आपको कौन
1 और 2 में से हाईएस्ट इज 2, देन योर HCF विल बी 2। चलिए HCF ऑफ 336 एंड 56 ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड HCF ऑफ 475 एंड 495 ये भी आप खुद कैलकुलेट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, प्लेन कैलकुलेशन से। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट असाइनमेंट के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए our first question is write the condition to be satisfied by Q so that a rational number P by Q has a terminating decimal expansion। क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपको पता है अगर किसी नंबर को आपने टर्मिनेटिंग बनाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर must be of the form 2 raised power m into 5 raised power n, where m and n are non-negative integers। where m and n are non-negative integers। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, which says write whether 2 raised 2 into root 45 plus 3 into root 20 upon 2 root 5 on simplification gives a rational or an irrational number। कहता जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो रैशनल नंबर बनेगा या इरेशनल बनेगा। चलो जी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप 45 को आपको रूट सॉल्व करना आता है, 45 को आई कैन राइट इट एज 9 into 5 plus 3 into 20 can be written as 4 into 5 2 root 5। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अगर 3 का स्क्वायर है मतलब 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3। अगर दो सेम नंबर रूट में है तो बाहर जाके वो सिंगल बन जाता है, तो इट विल बी 2 into 3 root 5 प्लस अगेन 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2। 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ। अगर 2 into 2 दो सेम नंबर रूट में है तो उनमें से रूट से एक बाहर निकल आता है, क्योंकि 5 सिंगल था, 5 के साथ कोई पेयर में नहीं था, तो 5 अंदर ही रहेगा। प्लस 3 into 2 into root 5 upon 2 into root 5। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, 3 into 2 6 root 5 plus 6 root 5 upon 2 root 5। इसमें भी रूट 5 है, इसमें भी रूट 5 है। क्या मैं रूट 5 को कॉमन निकाल सकती हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। रूट 5 को आप हमेशा याद रखना, एक्सपोनेंट्स या रूट के अंदर जो चीजें होती है उनको आप हमेशा, इरैशनल नंबर को आप हमेशा ऐसे कंसिडर कर सकते हो जैसे आप अलजेब्रा में कंसिडर करते थे। अगर मैं रूट 5 को x मान लूं तो ये रूट 5 भी क्या होगा? x। तो 6x plus 6x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, रूट 5 कॉमन ले लिया, 6 plus 6, या कॉमन ले लो, या 6 root 5 plus 6 root 5 क्या बन गया? सीधा आप लिख लो 12 root 5। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। 6x plus 6x आप क्या लिखते? 12x। तो अगर रूट 5 को मैं x मान लेती हूं तो ये वाला रूट 5 भी x बन गया। अब ये रूट 5 अगर ऐसा कुछ हो 12x upon 2x, तो x से x कैंसिल आउट हो जाता है, ये बन जाएगा 6। तो फाइनल आंसर 6 इज योर रैशनल नंबर। सिंपल कैलकुलेशन है, प्लेन कैलकुलेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है Which of the following numbers are rational? चलिए, क्या 1 रैशनल है? जी बिल्कुल। -6 रैशनल है, बिल्कुल। 3.5 रैशनल है। कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखा जाता है रैशनल है। 3.5 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो अगेन वो रैशनल बन जाएगा। -2/3 रैशनल है, 0 रैशनल है, 5.8 रैशनल है, 3.141
अब ध्यान से देखेंगे, ये नंबर आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? जी बिल्कुल टर्मिनेट कर रहा है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो इसके लास्ट में सो ऑन अप टू वो डॉट डॉट लगे होते कि ये खत्म ही नहीं हो रहा, चला ही जा रहा है। तो ये गलती मत करना कि देख के आपको लगे ओहो बहुत बड़ा डेसिमल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या वो डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, डजंट मैटर, वो 20 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है। अगर टर्मिनेट कर रहा है देन इट विल बी अ रैशनल नंबर, अगर वो नहीं टर्मिनेट कर रहा देन इट विल बी एन इरैशनल नंबर। पता कैसे लगाओगे इरैशनल है? अगर किसी भी डेसिमल के पीछे डॉट 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 लगा है कि मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा, देन इट विल बी एन इरैशनल नंबर। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड का आंसर इज ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 43 अपॉन एक रैशनल नंबर गिवन है 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3 will terminate after how many places of decimal। कहता है एक रैशनल नंबर है 43 अपॉन 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। कहता है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। आप ना एक चीज ध्यान से समझना, सपोज मैं एक नंबर लिखती हूं 253 अपॉन लेट्स से 7 और इफ आई राइट 54। मैं पूछती हूँ ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, क्योंकि रैशनल नंबर है टर्मिनेट तो जरूर करेगा। कितने प्लेसेस के बाद करेगा? क्या तरीका है आपके पास ये कैलकुलेट करने का कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा? पहला चीज दिमाग में क्या आती है जी, डिवाइड कर दो, उसके सिवाय कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल प्लेन डिविजन करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होगा। देख के आप कभी नहीं बता सकते कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है। सपोज थोड़ा बड़ा आ गया, यहाँ पे 4 8 7 आ गया, तो देख के पता नहीं चलेगा कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। पर इफ आई राइट 2 5 3 4 8 7 डिवाइडेड बाय 100 कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा? 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। क्यों? ये दो जीरोस का यहाँ पे डेसिमल आ गया, ये बन गया 253 4.87, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है। मतलब कौन सा, किस तरीके के नंबर्स का टर्मिनेट करना ज्यादा इजी है? जब डिनोमिनेटर में आपके पास 100 1000 10,000 मतलब 1 और बाकी सारी जीरोस हो, तो ये देखना बड़ा इजी है। अब आप आते हैं यहाँ पे, न्यूमरेटर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ किससे टर्मिनेट करेगा, कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ये चीज कौन इजी करता है? डिनोमिनेटर। चलिए ये मेरे पास है 43 अपॉन 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अगर मैं 10 बनाना चाहूं तो कैसे बनता है? 2 into 5 10 बनता है। अब मेरे पास कितने 2 है? 4 2 है, कितने 5 है? 3 5 है। तो अगर मैं 2 3 और 5 3 को इकट्ठा कर दूं, मतलब 2 भी 3 है और 5 भी 3 है, तो कितने 10 बन जाएंगे? 3 10 बन जाएंगे। कैसे? एक 2 और एक 5 मिलके एक 10 बनाते हैं, तो 3 2 और 3 5 मिलके क्या बना देंगे? 3 10 बना देंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इस दो 2 ने और 3 2 and 3 5 when combined together they make 3 10। बट क्या चीज लेफ्ट आउट रह गई? 1 2 अभी भी बच गया, तो मेरे पास आ गया 43 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। ये 2 अभी भी एक्स्ट्रा बच गया। इस 2 को अगर मैं 10 बनाना चाहूं तो कैसे बना सकती हूं? बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 5। अगर मैं 2 को 10 बनाना चाहती हूं तो मेरे को कितने 5 इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे? एक अगर 2 है तो 10 बनाने के लिए कितने 5 इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे? एक 5। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, 43 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 भी मिलके 10 बन गया। क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, क्योंकि जब भी आप याद रखना, अगर आप डिनोमिनेटर में कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही सेम चीज आपको न्यूमरेटर में, अगर आप डिनोमिनेटर में कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम चीज आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस बना रहे। सपोज मैं कह रही हूं दो चीजें आपस में बराबर है, ये भी 10 kg है, ये भी 10 kg है, दोनों बराबर है।
इन दोनों को बराबर रखने के लिए आपको इधर भी 5 kg ऐड करना पड़ेगा। तो वैसे ही फ्रैक्शन की बात होती है, अगर आप फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको वही चीज न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखेंगे, 43 इंटू 5 215 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 10 क्या बन गया 215 अपॉन कितनी जीरोस आ गई, 3 ये थी, 1 ये थी, 4 जीरोस बन गई, तो ये बन गया 0.03 है 0.215। तो कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, सॉरी इट इज 4, तो ये टर्मिनेट होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 3 ये थे, 4th ये आ गया, तो टोटल कितनी जीरोस बन गई, 4 जीरोस। अगर 4 जीरोस बन गई तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, 4 के बाद। आपको ये भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ही बता देगा कितने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में 100, 10, 100, 10,000, 1000, 1 लाख इस तरीके के नंबर निकालने हैं। इन शॉर्ट आपको डिनोमिनेटर 10 की पावर की फॉर्म में चाहिए, 10 रेज़्ड पर n, n की जगह कुछ भी हो सकता है, जितना 10 की पावर होगी उतने ही प्लेसेस के बाद वो नंबर टर्मिनेट करेगा। डिनोमिनेटर में 10 के सिवाय आपका कुछ नहीं होना चाहिए। और 10 बनता कैसे, 10 बनाने का तरीका है 2 इंटू 5, इसके सिवाय 10 बन ही नहीं सकता। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 1 मार्क में पूछा जाता है, और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं ये सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, फिर चेक करते हैं, और हमारी क्योंकि डिवीजन भी इतनी ज्यादा, कुछ लोगों की कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो बड़े इजीली आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो, कर सकते हो, वो क्वेश्चन करने में आप लगाते हो 2 मिनट, 3 मिनट, और उसके बाद अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो वो गलत भी हो जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, हैज द रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दिस इज अगेन वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 कहता है हैज द रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर गिवन है 441 अपॉन 2 रेज़्ड पर 2 इंटू 5 रेज़्ड पर 7 इंटू 7 रेज़्ड पर 2, अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपका डिनोमिनेटर, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों है, या तो 2 है या 5 है, ये दो नंबर्स आपको अगर इन दोनों नंबर में से कोई एक दिख जाए या दोनों दिख जाए, तब आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा नंबर नजर आ गया, तीसरा नंबर मतलब कोई और प्राइम नंबर आपको नजर आ गया, तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहेगी। तो इसका आंसर होगा इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। गिवन दैट HCF ऑफ, HCF गिवन है किस किस का, दो नंबर्स 306, 657 का। ये जो इस तरीके से लिख रहे हैं इसका मतलब है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ये दो नंबर्स हैं जिनका HCF 9 है, बिल्कुल सही गिवन है। HCF ऑफ 305, 306 एंड 657 इज 9। फाइंड द LCM ऑफ, क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है किसका, 306 इंटू 657, इसका आपको HCF कैलकुलेट करना, LCM कैलकुलेट करना है, और इन दोनों नंबर्स का क्या गिवन है, HCF गिवन है। आप याद रखेंगे, ये एक फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा, इस चीज को नोट कर लेंगे। LCM of two numbers into HCF of those two numbers is always equal to product of numbers। क्या फॉर्मूला है, LCM and HCF of any two numbers
नंबर का, उन्हीं दो नंबर का एलसीएम आपको गिवन है और उन्हीं दो नंबर का आपको एचसीएफ गिवन है। तो आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसमें यूज करना चाहूं तो इसका मतलब ये है, क्या इन दोनों नंबर का एलसीएम गिवन है? नहीं। लेट्स से एलसीएम इज x में ले लेती हूं, x एलसीएम इनटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना गिवन है नंबर का? 9। ध्यान रखेंगे ये दो नंबर्स हैं, इन नंबर का एचसीएफ 9 है और इन नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ दीस टू नंबर्स? x। व्हाट इज एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स? 9। एंड व्हाट आर द नंबर? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स? 306 and 657 is equals to 306 into 657। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैल्यूज डिफरेंट होंगी, अदरवाइज सारी चीजें सेम। कभी कभी आपको 4 वेरिएबल्स है, एलसीएम, एचसीएफ और 2 नंबर्स, ये 4 वेरिएबल है। इन चारों में से एक कोई वेरिएबल मिसिंग होगा, बाकी 3 आपको गिवन होंगे, पर हमेशा फॉर्मूला यही यूज होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं x कैसे निकलेगा। 306, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा अपॉन 9। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये रहा x आ गया आपका 34 इंटू 657। ये कैलकुलेट करेंगे, 34 इंटू 657 इज 22338। तो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 22338। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 8 और which is question number 7। 7 क्वेश्चन कह रहा है find the HCF of, HCF निकालना है किसका? 12576 and 4052 by using fundamental theorem of arithmetic। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज करके, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको गिवन है एचसीएफ निकालना है, ठीक है, यहां तक तो ठीक था, एचसीएफ निकालना है। आप एचसीएफ या तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके निकाल सकते हैं, या एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी तक हम बोल रहे थे उससे भी निकाल सकते हैं। पर दिक्कत कब आई? जब हमने अगली लाइन पढ़ी, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका क्या मतलब है? अगर ये क्वेश्चन 1 वर्ड है, 1 मार्क में आता है, तो आप सीधा डायरेक्टली, अदरवाइज 1 मार्क में कभी अगर पूछेंगे, अगर प्रोसेस पूछेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। अगर आप इसके सिवाय कोई अलग प्रोसेस बता देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। एक ही चीज करने के 3 प्रोसेसेस हैं और उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको इसी प्रोसेस से करना है, इसी मेथड से करना है। अगर आप उसके सिवाय कोई और मेथड करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए मेथड की इंपॉर्टेंस है कि क्यों आप हर एक मेथड आपको उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती थी कि आप हर कॉम्पोजिट नंबर को, यू कैन राइट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसका मतलब आप क्या करोगे? आप 12576 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और 4052 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इसका मतलब कौन सा मेथड की बात हो रही है? प्राइम फैक्टराइजेशन की। उसमें जैसे आप प्राइम फैक्टर्स निकाल देते थे, बिल्कुल इस मेथड में भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं यूज करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड, आपको बेसिकली प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे?
HCF निकालते हुए जो नंबर कॉमन है सिर्फ वही लेने थे, और कॉमन में से भी कौन सा लेना था, बड़ा वाला फैक्टर वाला या छोटा वाला फैक्टर वाला, वो आपको छोटे वाले फैक्टर वाला हमेशा कंसिडर करना होता था। यही था HCF निकालने का तरीका, बिल्कुल वही जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर, लेंथ ऑफ रूम is 8 meter 25 centimeter, height of room is 4 meter 50 centimeter, height breadth of room is 6 meter 75 centimeter। अब पूछ क्या रहा है, determine the longest rod which can measure the 3 dimension of the rooms exactly। 3 रॉड, एक वो रॉड लेके आओ, एक उस रॉड की लेंथ बताओ जो इन तीनों की मेजरमेंट को एग्जैक्टली मेजर कर सके, इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, मतलब कोई हिस्सा ना बचे। मेरे पास ये 3 डायमेंशंस हैं, 2 ही हैं अभी, चलो इसको ये बना लेते हैं। सपोज मेरे पास ये रूम है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ, ये इसका हाइट है, दिस इज लेंथ ऑफ द रूम एंड दिस इज ब्रेथ ऑफ द रूम। ठीक है जी, ये 3 डायमेंशंस हो गई रूम की। नॉर्मल आपको पता है रूम में 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, कितना चौड़ा है ब्रेथ, और कितना ऊंचा है हाइट। अब कह रहा है ये तीनों अलग अलग है। अब आपको एक ही स्केल ले लो या कोई भी एक रॉड ले लो, एक ऐसी रॉड यूज करनी है जिससे जब आप इन तीनों को मेजर करो तो वो एग्जैक्टली मेजर करें। मतलब ऐसा ना हो कि सपोज मैंने ये रॉड ली है, इसमें ये मेजर तो हो गया पर क्या एग्जैक्टली मेजर हुआ या कुछ हिस्सा बच गया, रॉड का कुछ हिस्सा लंबा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। जो रॉड हो वो इन तीनों को बराबर बराबर, चाहे जितने हिस्से बच जाए, चाहे ये सपोज मैं एक छोटी सी रॉड लेती हूं, लेट्स से दिस इज माय रॉड। अब जब मैं इस रॉड से इसको मेजर करूं, 1 2 3 4, लेट्स से रॉड ने इसको एग्जैक्टली मेजर कर लिया, और कितनी बार में इस रॉड ने मेरे को इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी, 4 बार। 4 बार जब ये रॉड को मैंने बार बार एक दूसरे के एंड टू एंड ज्वाइन किया तो लेंथ बनी। सपोज ब्रेथ पे आते हैं 1 2 3, ब्रेथ को इसने 3 बार में मेजर कर लिया। लेट्स कम ऑन द हाइट, 1 2 3 4, सपोज हाइट पे 4 बार में हो गया। तो इस तरीके से रॉड इस शेप की होनी चाहिए कि वो हर साइड को एग्जैक्टली मेजर करे, कोई भी साइड का हिस्सा ना बचे। तो आप सोच के देखेंगे कि आपको क्या कैलकुलेट करने के बारे में पूछा गया है, किस बारे में बात हुई है कि क्या निकालना होगा। बड़ा सिंपल सा है, आपको वो नंबर निकालना है जो इन तीनों का फैक्टर हो। कौन सा नंबर निकालना है? वो नंबर निकालना है जो तीनों का फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब मैंने यही तो कहा, पहली बार रॉड ने इसको 4 बार में मेजर किया, दूसरी बार रॉड ने इसको 3 बार में, और इसको भी रॉड ने 4 बार में मेजर किया। इसका मतलब अगर एग्जैक्टली काटना हो तो क्या वो रॉड इन चारों की फैक्टर होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो इन तीनों की फैक्टर नहीं हुई तो क्या ये रॉड इसको एग्जैक्टली कट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर फैक्टर होना चाहिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी आपको आए क्वेश्चन कि आपके पास कुछ चीजें दी हैं, आपको उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो हर हिस्से में बराबर आए, तो क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा है। चाहे रॉड की बात ले लो, चाहे सपोज आपके पास आ गए कि कुछ एप्पल्स दिए हैं, कुछ ऑरेंजेस दिए हैं, आपको उनको इस तरीके से, आपके पास कोई कंटेनर है, आपको उसको कंटेनर में इस तरीके से सेट रखना है कि वो एग्जैक्टली सेम नंबर आए, या एग्जैक्टली जब आप उनको डिवाइड करो तो वो सेम एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए।
कोई भी एंड में रिमाइंडर ना बचे। तो जब आपको पता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर लेंथ को मेजर करना है, हाइट को मेजर करना है, ब्रेड्थ को मेजर करना है सेम रॉड के साथ, तो क्या रॉड लेंथ से बड़ी हो सकती है, हाइट से बड़ी हो सकती है, ब्रेड्थ से बड़ी हो सकती है, या इन सबसे छोटी ही होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए? या तो छोटी होगी या बराबर होगी। और ऐसा किसमें कंसेप्ट होता है कि या तो आंसर छोटा हो या बराबर हो? HCF में। अगर आप नहीं समझ पाए, अगर आपको दिक्कत याद नहीं रहा अच्छा क्या था कंसेप्ट, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए कि सपोज मैं रॉड से लेंथ नाप रही हूँ, रॉड से हाइट नाप रही हूँ, रॉड से ब्रेड्थ नाप रही हूँ, तो क्या वो रॉड लेंथ से बड़ी हो सकती है? मैंने मेजर करना है एक रूम को, मैं रूम की लेंथ को मेजर कर रही हूँ, क्या वो लेंथ को मेजर करने वाली जो रॉड है क्या वो रूम की लेंथ से बड़ी हो सकती है? नहीं जी, कभी भी नहीं हो सकती। क्या वो लेंथ से के बराबर हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। क्या वो लेंथ से छोटी हो सकती है? हाँ पॉसिबल है, पर अगर एग्जैक्टली होगा तो या तो वो बिल्कुल लेंथ के आधी होगी, या लेंथ के 1/3 होगी, या लेंथ के 1/4 होगी, बट आंसर विल ऑलवेज बी या तो वो बराबर होगी या छोटी होगी। और बराबर और छोटी अगर होगी तो हमेशा क्या निकालना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालते हैं। तो लेंथ है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, क्या मैं इसको 825 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ब्रेथ है हमारी 675 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 450 सेंटीमीटर। अब आपको इन तीनों का क्या कैलकुलेट करना है? HCF कैलकुलेट करना है। HCF कैलकुलेट करना है, आप तीनों का HCF कैलकुलेट बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो आप 4450 का, या तो आप सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लास्ट आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था, अगर आप किन्हीं नंबर का HCF निकाल रहे हैं तो आपका HCF हमेशा सबसे छोटे नंबर के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। HCF हमेशा सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। या बेस्ट तरीका, जब भी आपके नंबर्स बड़े आ जाएं और आपको HCF निकालना पड़े, तो बेस्ट तरीका होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने का। हमेशा बेस्ट मेथड इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इतना सिंपल है, मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ, आपको 2 या 3 स्टेप्स में बड़े इजीली आंसर आ जाएगा। आप ये नोट करेंगे, मैं यहाँ पे HCF निकाल रही हूँ ऑफ दीज 3 नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। HCF ऑफ, सपोज अब 3 नंबर्स आ गए, पर आप सोचोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में तो हमने 2 नंबर्स का HCF निकालना सीखा है, तो 3 का कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कभी 3 नंबर का HCF निकालना पड़े और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना पड़े तो हम कैसे करते हैं? लेट्स टेक एनी 2 नंबर्स। मैंने 2 नंबर्स एक साथ ले लिए क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टाइम पे 2 नंबर लेता है। ठीक है जी, करते हैं। पहले मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊंगी 825 एंड 675 पे। यही करते थे, बड़े नंबर को डिविडेंड मान लेते थे और छोटे नंबर को डिवाइजर मान लेते थे। इनटू 1 प्लस कितना बचेगा, आप ये माइनस करके देखेंगे, 675 775 100 और 50, 150 बच गया। 675 प्लस 150, आप इसको ऐड करके चाहे देख लो, आंसर 825 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं जी। तो अब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे? ये जो हमारा डिवाइजर था और हमारे रिमाइंडर पे। तो 675 is equals to 150 into 150 4 जा 600 प्लस बचा कितना? 75। 160 into 150 into 4, 15 4 जा 60, 600 प्लस 75। इसके लिए आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। अब क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं जी, नहीं आया। अगेन यू विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन दीज टू। 150 is equals to 75 into 2 करके 150 आ जाता है। रिमाइंडर 0 आ गया? जी बिल्कुल आ गया। तो योर HCF किस किस का? अभी आपने सिर्फ 825 एंड 675 का HCF निकाला है, जो आया है 75। ये हम कर रहे हैं हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 3 नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले आप कोई भी दो नंबर्स उठा लेंगे, मैंने सबसे बड़े 2 नंबर्स उठा लिए और उन 2 नंबर का HCF आ गया 75। अब कौन सा नंबर बच
गया जिसको मैंने टच भी नहीं किया था 450। अब एक सोचने वाली बात है, अगर इन दोनों का HCF 75 आया है तो इसका भी तो HCF 75 आ सकता है या इससे कम आ जाएगा, क्योंकि 75 इज लेस देन 450। इन दोनों का HCF या तो वो इसका भी HCF होगा या इसका HCF नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे हम, we will apply Euclid's division lemma on उस नंबर पे जो HCF आया है और वो नंबर जो बच गया है। अगर 4 नंबर होते तो भी ऐसा ही होता, आप पहले इन दो का HCF निकालते, ये आ गया 75, उसके बाद आप इन दोनों के HCF को 450 के साथ कैलकुलेट करते, फिर इन दोनों का भी एक HCF निकलता। अगर आपके पास फोर्थ नंबर होता तो अगेन आप इन दोनों के HCF से फोर्थ का HCF निकालते। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे यूज करेंगे, 75 वो है जो इन दोनों का HCF है और 450 इस बचा हुआ नंबर। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 450 इज इक्वल्स टू 75 इनटू, आप कैलकुलेट करेंगे ये 6 के टेबल में आ जाएगा, 7 6 5 30 0 3 42 45 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 450 एंड 75 इज इक्वल्स टू 75। तो अगर इन दोनों का HCF भी 75 है, इन दोनों का भी 75 है, तो हमारा HCF क्या निकल गया तीनों नंबर्स का, HCF ऑफ 825, 675, 450 is equals to 75। इसीलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट मेथड है टू फाइंड HCF ऑफ दोज नंबर्स जो काफी बड़े हैं। क्योंकि ऐसे नंबर्स में जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जो आपके फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। कभी कभी नंबर्स इतने बड़े आ जाते हैं कि आपको कैलकुलेट करने में ही काफी टाइम चला जाता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि HCF जो निकाले वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही निकालें। चलिए जी, तो 75 मीटर की अगर आप रॉड लेंगे तो 75 मीटर की रॉड इसको कितने हिस्से में करेगी, तो वो 75, ये आ जाएगा 825/75। वही 75 मीटर की रॉड इसको भी बराबर हिस्सों में कर देगी, वही 75 मीटर की रॉड इसको भी कुछ हिस्सों में मेजर कर देगी। तो हमेशा याद रखेंगे जब आपको पता है कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन है और आपका आंसर हमेशा छोटा आने वाला है, तो यू विल कैलकुलेट HCF ऑफ दोस नंबर्स। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का, जो है राइट 98 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये थे हमारे अभी तक के ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे थोड़े से क्वेश्चंस लेंथी होने वाले हैं, उसमें एनसीईआरटी भी कवर होगा और आपके दूसरे क्वेश्चंस भी कवर होंगे। तो अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप ये असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जो आपके डाउट्स होंगे आप उस टाइम वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।